नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मामले में प्राकृतिक साझेदार। सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान अनेक बार खड़े होकर बजाई तालियां। जॉर्डन और इथियोपिया के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को पहुंचेंगे ओमान। आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच हो सकता है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2025 हुआ पारित। लोकसभा में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े विधेयक पर चर्चा जारी। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 भी आज सदन में चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। जल्द खत्म होगा टोल प्लाजा पर इंतजार। अगले साल के अंत तक देश भर में लागू होगी एआई आधारित डिजिटल टोल संग्रह प्रणाली। राज्यसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, टोल पर बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलेंगी गाड़ियां। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल सेवा अब और होगी हाईटेक। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ऑटोमेटिक दरवाजों वाली 238 नई ट्रेनें चलेंगी। और लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल से बड़ी पारी का रहेगा इंतजार। दो दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से ओमान के लिए रवाना हो गए। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष सम्मान प्रदर्शित किया। वो प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करने के लिए विशेष तौर पर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया यात्रा के दूसरे दिन वहां की संसद को संबोधित किया। इथियोपिया की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म होने पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक दुनिया की 18 देशों की संसद में अपना संबोधन दे चुके हैं। वो दुनिया की वैश्विक संस्थाओं में सुधार, 21वीं सदी की आकांक्षाओं के मुताबिक बदलाव और ग्लोबल साउथ की आवाज को एक मंच देने के एक मजबूत पैरोकार हैं। इथियोपिया की संसद में भी उन्होंने एक बार फिर कहा कि ग्लोबल साउथ दुनिया के लिए है। Honorable members, the global south is writing its own destiny, and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible, and where sovereignty is respected.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। We too are an ancient civilization, walking confidently into the future. With the call of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, together for everyone's growth, with everyone's trust and effort. Our emotions for our motherland also reflect our shared perspectives. India's national song, Vande Mataram, and the Ethiopian national anthem both refer to our land as the mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty, and protect the motherland. वहीं उन्होंने कहा कि भारत एक विश्वसनीय साझेदार है। भारत की साझेदारी बराबरी और मित्रता के भाव से भरी है। इसलिए इथियोपिया और भारत के बीच साइबर और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित रक्षा और अन्य क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने की अपार संभावनाएं हैं। We are natural partners in regional peace, security, and connectivity. Our commitment to mutual security becomes stronger with the signing of the Defense Cooperation Agreement earlier this year. This arrangement focuses on closer military cooperation. It includes collaboration in cybersecurity, in defense industries, in joint research, and in capacity building. I take this opportunity to thank Ethiopia for your solidarity after the terrorist attack in India in Pahalgam in April. प्रधानमंत्री ने इथियोपिया के साथ व्यापार तकनीक को नए स्तर पर ले जाने और लोगों के आपसी संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल क्षेत्र के अनुभव सहर्ष ही साझा करने के लिए तैयार है। As you roll out the Digital Ethiopia 2025 strategy, we are ready to share our expertise and our experience with Ethiopia. And we are honored that you have picked India as the trusted partner to develop the data center for your foreign ministry. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के साथ मिलकर भारत के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। ये साझा गतिविधि दोनों देशों के बीच गहरे और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ओमान के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देश कई साझा क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और ओमान की साझेदारी को और मजबूत किया जा सकता है। Try and summarize the potential between the two countries. There could be 4 prominent areas of collaboration for mutual benefit. One would obviously be the energy transition that both are committed to. Infrastructure is another area, multimodal logistics, ports, warehouses. Another area would be food security, whether we can
help Oman ensure food security, whether we can work together to make this a hub from where we work for the rest of the several regions that I just described. And lastly, whether our startup ecosystem could engage with each other, could build bridges, could work on deep tech or smarter ways to work on logistics. प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा से दोनों देशों में कारोबार को लेकर गजब का उत्साह है। जिंदल ग्रुप ने ओमान से सबसे बड़ा निवेश स्टील उद्योग को लेकर किया है। आने वाले समय में कैसा रहेगा व्यापार और कैसा रहेगा दोनों देशों का रिश्ता, उस पर प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। उद्योगपति नवीन जिंदल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, कैसे देख रहे हो भारत ओमान के कारोबारी रिश्तों को? देखिए, भारत और ओमान के रिश्ते बहुत ही पुराने हैं, हज़ारों साल पुराने रिश्ते हैं। और अगर हम कारोबारी रिश्ते की बात करें तो भी ये बहुत मजबूत हैं। और 2018 में माननीय मोदी जी यहाँ पर ओमान आए थे, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद हैं। और तब से और हमारे रिश्ते अधिक मजबूत हो रहे हैं। ओमानी लोग भारतीय लोगों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। यहाँ पर हर जगह एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत मूल के लोगों की है। उनको बराबरी का उनको यहाँ काम करने का मौका मिलता है, उनकी बहुत इज़्ज़त होती है। और जब इस तरह से जब हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब ओमान आते हैं, इससे हमारे दोनों देशों के रिश्ते और अधिक मजबूत होते हैं और दोनों देशों के बीच में एक विश्वास मजबूत होता है, एक व्यापारिक रिश्ता भी मजबूत होता है, एक आपसी रिश्ता मजबूत होता है। तो इसलिए सभी लोगों को यहाँ पर बहुत माननीय मोदी जी का उत्सुकता से उनका इंतज़ार है और बहुत खुश हैं यहाँ के लोग। आप सर देखें कि आप एक बड़े उद्योगपति हैं इंडिया के अंदर, और भारत ओमान के बीच जो कारोबार है 2024-25 में देखें तो 10.6 करीब बिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रधानमंत्री जब ओमान के राष्ट्राध्यक्ष या प्रमुख के साथ बैठेंगे, निश्चित तौर पर कई सारे इशू हैं, कारोबार को भी बढ़ाना है, फ्री ट्रेड जो डील है उस पर भी बात करनी है। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मिलकर इस कारोबार को और बढ़ाएंगी? 10.6 मिलियन से और आगे जा सकता है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ओमान आने से, यहाँ पर उनकी बातचीत से, यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी भारत की तरफ से आया हुआ है। तो जब आपस में लोगों का मिलना जुलना होगा, जब आपस में उद्योगपतियों का आपस में मिलना जुलना होगा, सरकार के लोगों में आपस में मिलना जुलना होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व और ओमान के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका आपस में जो मिलना जुलना होगा, हमारे ये रिश्ते हमारे और मजबूत होगा। दोनों देशों के बीच में विश्वास और बढ़ेगा, व्यापार और बढ़ेगा, और जिससे मैं समझता हूँ कि ओमान को भी बहुत लाभ मिलेगा और भारत को भी लाभ मिलेगा। और दोनों देशों के लोगों को आपसी रिश्ते का, आपसी संबंधों का, आपसी व्यापारिक रिश्तों का, सभी को लाभ मिलेगा इसका। तो ये थे हमारे साथ प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल जी, जो बता रहे थे कि उन्होंने ओमान के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते बहुत गहरे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा इन रिश्तों में और ज़्यादा गहराई लेकर आएगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। कहाँ है? जॉब पर हूँ। बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अंकल
पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि दिल्ली से मेरठ रोड का सफर कम समय में तय होगा। इसके अलावा दिल्ली से देहरादून के लिए नई सड़क का निर्माण किया गया, जो 10 से 15 दिनों में चालू कर दी जाएगी। इसमें यात्री मात्र 2 घंटे में सफर पूरा कर सकेंगे। हमने दिल्ली मेरठ रोड उनके गांव जाने के लिए अच्छा बनाया। पहले 3.5 घंटे लगते, अब 45 मिनट में वो जा रहे हैं। और इसके बाद हमने दिल्ली देहरादून ये नया रोड बनाया है, और दिल्ली देहरादून में जो 36 किलोमीटर जो हमारे अक्षरधाम मंदिर से बना है, उसको हमने पायलट चलने के लिए अलाउ भी कर दिया है। और 10-15 दिन में दिल्ली देहरादून भी पूरा हो जाएगा, और फिर दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब फास्टैग की जगह मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF प्रणाली लाई जा रही है। इसके अंतर्गत वाहन लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके टोल पार कर सकेंगे। इस प्रणाली में नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फास्टैग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। लेन फ्री फ्लो, पहले हमारे पास टोल पर पैसे देने पड़ते थे, तो उसके कारण कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट लगते थे। फिर फास्टैग आ गए, तो फास्टैग आने के बाद ये 60 सेकंड तक आया है। अब फास्टैग के जगह पर ये मल्टी लेन फ्री फ्लो आने के कारण 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली जाएगी, तो टोल नाके पर कोई रोकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। तो ये इसके कारण वेटिंग पीरियड लगभग 0 करने का हमारा प्रयास है। इसमें नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन प्लस AI एंड फास्टैग ये योजना है, और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 2026 एंड तक हम 100% ये काम पूरा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम जब पूरा होगा तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का फ्यूल बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की यात्रा में बीते 11 वर्षों में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और उपलब्धियों को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लेखा जोखा रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में देश की समृद्धि, संस्कृति विरासत के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक प्रस्तुतिकरण हेतु व्यापक एवं बहुआयामी पहलें की गई हैं। विरासती स्थलों का जीर्णोद्धार, वहाँ अवसंरचनाओं का वहाँ पर विकास, पांडुलिपियों का संरक्षण, हमारी जो पुरानी कलाकृतियाँ हैं उनका डिजिटलाइजेशन, और इन सारे प्रयासों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की हमारी जो विशिष्ट पहचान है, हमारी जो कला है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, इन सबको जो वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को और ज़्यादा व्यापक रूप से बढ़ाने के प्रयास किए गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता को मजबूत किया है। इसके साथ ही विदेशों से ऐतिहासिक महत्व की 655 वस्तुओं को देश में वापस लाया गया है। 2014 के बाद में हमारी जो खोई हुई विरासत थी, जो विदेशों में चली गई थी, उस खोई हुई विरासत को वापस पुनः अपने देश में लाने के जो प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए गए, विभिन्न देशों से कुल 655 प्राचीन वस्तुओं को सफलतापूर्वक पुनः फिर से वापस में लाने का काम किया गया। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, हमारी धरोहर थी, आज वो पुनः अब देश में वापस आ रही है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को लेकर विपक्षी दल संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया है। हमारे साथ वीरेंद्र कुमार जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ये दिक्कत मनरेगा में नाम बदलने से है या राम के नाम की सियासत है? क्या दिक्कत है, क्या आफत है? ये कांग्रेस को जो है पिछले 11 वर्षों से
जिस मानसिक हताशा, उदासी और निराशा के दौर से गुजर रही है। जनता का जनाधार लगातार खत्म होता चला जा रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप जब भी सरकार के द्वारा कोई अच्छा काम प्रारंभ किया जाता है तो बजाय उसका पॉजिटिव पक्ष देखने के स्थान पर हमेशा एक नकारात्मक सोच के साथ में केवल विरोध के लिए विरोध करना है। जहाँ तक आपकी बात है, जितना मैं आपको जानता हूँ, आप ग्रामीण अंचल में पले बढ़े हैं, आपने गांव की गलियों में वो काम होते भी देखा है, मनरेगा को भी आप बहुत करीब से आपने देखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब ग्रामीण अंचलों में किस तरीके से काम हो रहा है विकास का, और साथ ही कांग्रेस ने ये जो कहा है कि अब वो इस मनरेगा में नाम बदलने को लेकर जगह जगह प्रदर्शन करेगी, तो कभी SIR के मुद्दे पर प्रदर्शन, कभी मनरेगा के नाम पर प्रदर्शन। जिन लोगों ने कभी जमीन की राजनीति नहीं की, गांव के रास्ते नहीं जाने, गांव की धूल में जो है ना सांसें नहीं लें, वो गांव की जनता का, देश की जनता का मिजाज नहीं समझ सकते। देश की जनता का मिजाज समझने के लिए, गांव की जनता का भावना समझने के लिए उनके बीच में जाना आवश्यक है। और इसी कारण से ये जहां लगातार एक और निरुत्तर होते चले जा रहे हैं और शोर शराबे को ये राजनीति का एक हिस्सा मानते हैं। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी, NDA गठबंधन सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस भावना के साथ में लगातार आगे बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन के नेता जिस तरह से समाज के बीच में जाकर, लोगों के बीच में जाकर उनके साथ में जुड़ रहे हैं, लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं, ये आने वाले समय में कांग्रेस को और भी ज़्यादा कमज़ोर करने वाला है। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नाम से ज़्यादा काम पर भरोसा रखी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एक्ट 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में भारत सरकार ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इन प्रयासों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश राव जाधव ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक मंच पर प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए व्यापक एवं बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है। हमारा जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है और सभी हमारे जो मंत्रालय है महाराष्ट्र के, कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने ये सोच रखी कि हमारे देश के जो भी धरोहर है, हमारे धार्मिक स्थल है और हमारे सामाजिक स्थल भी है, हमारी जो भी विरासतें हैं और हमारे जो संस्कार है और हमारी जो अलग, क्योंकि हमारा देश विविधता से बना हुआ है, तो ये सभी का जोड़ने का काम सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और अभी सभी मंत्रालयों को लेकर वो सभी के उत्थान करने का काम, नया उनके नए मंदिरों बनाने का काम और उसके माध्यम से देश की इकोनॉमी भी बढ़ाने का काम किया गया। हेल्थ टूरिज्म भी बहुत हमारे देश में बढ़ रहा है कि आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में भी अभी बहुत सारे 5 स्टार वेलनेस सेंटर बने हैं कि जिसमें लाखों की तादाद में बाहर के देश के लोग आके उपचार लेते हैं, हमारे देश के भी लोग वहाँ जाते हैं और ऐसे वेलनेस सेंटर भी अभी जगह जगह बन रहे हैं और उसके माध्यम से पर्यटन भी हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य भी वहाँ पर जाके ठीक हो रहा है और हमारे देश की इकोनॉमी में भी उसका असर दिख रहा है। भाजपा के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भवानीपुर में ममता बनर्जी घबराई हुई हैं और उन्हें वहां से हार का डर सता रहा है। ममता बनर्जी भवानीपुर में डर रहा है, इसलिए वो खुद उनको एक चीफ मिनिस्टर, एक 3 बार का चीफ मिनिस्टर, 7 बार का MP, इतना बड़ा लीडर, उनकी खुद उनका पार्टी का हालत इतना खराब है, उनको अपने BLA 2 का साथ मीटिंग करके वोटर लिस्ट को सेव करने के लिए उनको उतारना पड़ता है। इसलिए ममता बनर्जी का माइंड में ये फियर साइकोसिस काम कर रहा है। नंदीग्राम में तो हार गया, इस बार भवानीपुर में भी हार जाएगा। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन समाचार पर खबरों की यात्रा जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
साइंस स्पार्क में इस हफ्ते